हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल बूस्ट। और आज हम ठीक है, इग्नू की 101 यानी कि भारत के इतिहास की पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जिसमें हम इकाई 5 को पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम देखेंगे इकाई की रूपरेखा, जिसमें हम उद्देश्य पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे और खोज कि किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, और उसका नामावली के विस्तार के क्षेत्र कैसे कैसे कौन कौन क्षेत्रों में नामावली पढ़ी, और कालक्रम की कालक्रम क्या थी। एंड 5.5 पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के विषय में वाद विवाद की कैसे इसको करने के लिए वाद विवाद होते थे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उद्देश्य इस इकाई में हम हड़प्पा सभ्यता के रचनात्मक चरण को समझने जा रहे हैं। हम उन सभी चरणों को, उन सब विभिन्न संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे इस अध्याय में पढ़ी साथ ही साथ हम उन कारकों के बारे में वाद विवाद की भी अध्ययन करेंगे, जिनके कारण परिपक्व हड़प्पा चरण का विकास हुआ। आप इस इकाई को पढ़ने के बाद इन निम्न विषयों को जानने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य जो है वो हमें बताता है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता जो है वो कैसे रचनात्मक हुई। इसके साथ साथ हम विभिन्न संस्कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे कैसे वाद विवाद हुए सभी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषताओं की पहचान कैसे हुई थी, ये भी हमें इस बुक के माध्यम से पता चलेगी। थर्ड है हमारा हड़प्पा सभ्यता के विस्तार व भौगोलिक प्रसार कि इसके भौगोलिक प्रसार कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई है, उनकी जानकारी प्राप्त होगी। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में विद्वानों के मत को बारे में जानेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और विषय के मत के संस्कृति के विषय में ज्ञान के तथा प्रारंभिक हड़प्पा से परिपक्व हड़प्पा तक की संक्रमण काल तक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्रस्तावना है कि इस इकाई में हम भारत के प्रथम शहरी सभ्यता का अध्ययन करेंगे, सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसके पहली इकाई में अपने प्रथम कृषि को सांस्कृतिक के उदय का भारतीय उपमहाद्वीप और विशेष रूप से बलूचिस्तान व उत्तर प्रदेश क्षेत्रों के संदर्भ में अध्ययन किया। अगर हम इस प्रस्तावना को बताएं तो हम इससे पहले जो अध्याय पढ़े थे, मतलब अध्याय 3, 4 जो पढ़े हैं वो, और वो 1, 2, तो इसमें हम पढ़े थे क्या कि लोग कैसे यहाँ पे उत्पन्न हुए, कैसे लोग जो थे वो कैसे अपने जीवन निर्वाह करते थे, कैसे वो कृषि करते थे, कहाँ से वो क्या क्या सीखे। लेकिन अब हम पता करेंगे कि कैसे यहाँ पे जगहों की खोज हुई। ठीक है, जगहों की खोज हुई और किस तरह से लोग जो है वो रहने के लिए अपने हस्तशिल्प कला आदि का यूज़ किए, कैसे घर में डिज़ाइन करते थे पहले के लोग। तो ये सब चीज़ हम इस माध्यम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पहला इकाई था, मतलब पार्ट 1 जो था, उस भाग में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लोग जो है, मनुष्य जो है वो जीते थे, अपने लिए खाना पीना कैसे मतलब कि निर्वाह करते थे अपने जीवन को। वो लोग पहले जंगल में कहीं भी रह लेते थे कुछ भी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे खुदाई होना स्टार्ट हुई, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, फिर मोहनजोदड़ो, ये सब स्थानों की खोज हुई, गाँव की खोज हुई, और लोगों ने इसमें दिलचस्पी लाई और रहने के लिए स्थान प्राप्त किया। तो इस माध्यम से हम इसमें पढ़ेंगे कि अब लोगों का निवास स्थान कैसा था। तो सबसे पहले खोज। ठीक है, तो खोज क्या था कि सन 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया का एक प्राचीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व के विषय में बताया था। इन्होंने बताया था, खोज नहीं किया था। सिंहावलोकन से ज्ञात होता है कि वह प्रथम व्यक्ति नहीं थे जिनका इस सभ्यता से जुड़ी सामग्री मिली। ये प्रथम व्यक्ति नहीं थे, इससे पहले भी चार्ल्स मेसन जो थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ पता चला था। ठीक है, और इन्होंने पहचान की थी कि ये शहर है। संगल से की जो हड़प्पा सभ्यता की पहचान की थी वो प्राचीन शहर में वो संगल से की थी, और वो सिकंदर काल से जुड़ा था। 1853 से 54 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खंडहरों को दौरा किया और उन्हें गलतियों से निष्कर्ष निकाला कि वह बौद्ध मठ था। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो कि वो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज जो है सबसे पहले जॉन मॉर्सल ने की थी, फिर चार्ल्स मैसन ने आया। लेकिन ये लोग किए थे, लेकिन ये लोग हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं कर पाए, ये जानकारी हासिल किए थे कि कैसे ये जो है मतलब कि हाँ, इस नाम का मतलब हड़प्पा सभ्यता कोई शहर यहाँ पे मिलेगी। तो फिर वहाँ पे खोजना जारी रहा। उसके बाद दयाराम साहनी, ठीक है, मतलब जो दयाराम साहनी थे वो 1920 में किसकी खोज किए, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किए। और फिर
राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की? तो 1921 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकती है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की और कब इनकी खोज हुई। तो दयाराम साहनी ने की थी, 1920 में की थी। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। और किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। अब हम देखेंगे नामावली, ठीक है, कि नामावली कैसे विस्तार से क्षेत्रों को नाम पर रखा गया। तो इस खोज के आरंभ में वर्षों से इसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश स्थल जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, अलहंदनी, चुहंदर, सिंधु घाटी इसकी खोजे गए। 1947 के बाद भारतीय पुरातत्वविदों ने कुछ स्थल भारत में खोजे, जैसे लोथल, सुरकोटरा, धोलावीरा, गुजरात के कालीबंगन, राजस्थान से बनावाली व राखीगढ़ी, हरियाणा में कुछ स्थल जैसे सिताई, अफगानिस्तान में खोजे गए। और सबसे ज़्यादा स्थल लगभग 174 का सिकंदर पाकिस्तान में चौलिस्तान क्षेत्र में खोजा गया। तो जैसा कि नामावली का अगर हम विस्तार से पढ़ेंगे तो पहले सिंधु मतलब कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। इसलिए जाना जाता था क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नदी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन अधिकांश जो खोज हुई थी मोहनजोदड़ो में वो पाकिस्तान में हुई थी। 174 जो राज्य थे वो पाकिस्तान के चौलिस्तान क्षेत्र में खोजा गया था, ठीक है। तो ये स्थल जो है घरघर हरका नदी के पुकारने के तले पास स्थित थी। चूंकि अनेक नवीन स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र के बाहर पाए गए थे और बहुत सारे जो नया नया स्थल थे, नया नया प्लेस थे, वे सभी सिंधु घाटी के बाहर पाए गए थे, ठीक है। तो बहुत से विद्वान और शोधकर्ता जो थे वो हड़प्पा सभ्यता का कहना पसंद करते थे, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता ही कहना पसंद करते थे। जो लोग पहले खोजे थे वो हमेशा चाहते थे कि सिंधु घाटी से ज़्यादा जो वो लोग को हड़प्पा सभ्यता लगता था और वो हड़प्पा सभ्यता ही नाम रख दिए। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो सिंधु जो मेरा था, सिंधु सभ्यता के स्थल का विस्तार एक विस्तृत क्षेत्र में हुआ जिसमें भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम सिंधु से और पाकिस्तान शामिल है, ठीक है। अगर हम बात करें जो सिंधु सभ्यता थी इसका जो खोज था वो बहुत ही विस्तार से हुआ जो कि उत्तर पश्चिमी से पाकिस्तान में शामिल था और भौगोलिक दृष्टि से सिंधु क्षेत्र में अधिक विस्तृत थे। इनके नदी तटीय निचले क्षेत्र और पूर्वी व दक्षिणी पूर्व के उत्तर प्रदेश व राजस्थान से लेकर बलूचिस्तान के पहाड़ी तटीय क्षेत्र, गुजरात के तटीय क्षेत्र तक सम्मिलित थे। तो ये इसका मैप है जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये किस तरह से। तो देखिए सिंधु घाटी का जो निचला हिस्सा था वो एक समृद्ध क्षेत्र था। जो सिंधु घाटी था वो निचला जो था वो समृद्ध क्षेत्र था, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे जो सिंधु जो घाटी थी यहाँ पे मोहनजोदड़ो लड़काना ज़िले में स्थित थी। जो मोहनजोदड़ो था वो वहाँ के लड़काने ज़िले में स्थित थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हड़प्पावासी के जो लोग थे महत्वपूर्ण मतलब हड़प्पावासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी जो कि ब्लेड बनाने के काम आती थी। वहाँ पे एक चकमक जो थे हड़प्पावासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी जिससे वे ब्लेड बनाया करते थे। और बलूचिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र एक विविधतापूर्ण भूभाग था जिसका उस काल में इस्तेमाल किया जाता था। और बलूचिस्तान जो था वो पश्चिमी क्षेत्र के एक विविधतापूर्ण भूभाग था जिसका काल में इस्तेमाल किया जा रहा था। और मकराना के तटीय क्षेत्र में सत्तू कांगडोर व सोतका कहू जैसे स्थल स्थापित हुए जो कि सिंधु सभ्यता फॉरम की खाड़ी में मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। वहाँ पे जो लोग थे मोहनजोदड़ो में, वहाँ पे बलूचिस्तान जो था वो पश्चिमी क्षेत्र में था और वहाँ पे क्या हुआ कि मेसोपोटामिया के बीच में समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण वहाँ भूमिका निर्वाह करने लगा और लोग जो थे वहाँ पे इन स्थलों में आंतरिक मार्ग के भीतर प्रदेश में जाते थे। बलूचिस्तान की जो अन्य बस्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गों पर और कृषि योग्य क्षेत्र में स्थित थी। इन महत्वपूर्ण मार्गों के द्वारा बलूचिस्तान का तांबा, सीसा, अन्य अर्धकीमती पत्थर, लार्ज वर्द फिरोज को सिंधु घाटी की बस्तियों का पहुंचाया जा सकता था। और यहाँ पे क्या होता था कि बलूचिस्तान में जो तांबा, सीसा, अन्य जो भी कीमती पत्थरें बनाए जाते थे उसे सिंधु घाटी की बस्तियों तक भी पहुँचाया जाता था। और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो था वो सोतई घई था, ठीक है, और जो कि उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में स्थित है।
अभी भी ये स्थित है। सोतेगी के माध्यम से बदकांसा में लाजवर्दी तथा मध्य एशिया में पंजाब के प्रांत में सबसे प्रसिद्ध स्थल हरप्पा है। अगर हम बात करें कि पंजाब में सबसे प्रसिद्ध स्थल तो वो हरप्पा है और ये रावी नदी पर स्थित है। और चोलिस्तान जो है वो क्षेत्र मरुस्थलीय भाग में जिससे होकर नौकाव्य हरका नदी प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, जो चोलिस्तान मेरा है उससे हम लोगों का क्या नदी पार होती है, तो नौकाव्य हरका नदी। ठीक है, उसमें सिंधु बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्र है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र सिंधु के मैदानी क्षेत्रों को राजस्थान से जोड़ता है, जहां तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है ये ना सिंधु घाटी जो है उसको जोड़ता है। ठीक है, राजस्थान से जोड़ता है, जहाँ पे तांबा बहुत विशाल मात्रा में पाया जाता है। और पूर्व सिंधु गंगा विभाजक है, जो कि सिंधु के गंगा नदी प्रणालियों के बीच अंतर्वर्तीय क्षेत्र है। यह पंजाब, दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान के राज्यों और घंगर नदी के जल मार्ग का गठन करता है। ठीक है, यह जल मार्ग का भी गठन करता है। अतः ये में कुछ कच्छ के रण व खंभात की खाड़ी के क्षेत्रों में धोलावीरा का उदय हुआ। सौराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में लोथल जैसा महत्वपूर्ण स्थल स्थित था और सभ्यता का दक्षिण की ओर सर्वाधिक विस्तार किए नदी में मुहावरे पर स्थित भगवत राव स्थल है। अगर हम बात करें, ठीक है, कि इस अध्याय में अगर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि विस्तार क्षेत्रों में कि कैसे कैसे लोग वहाँ पे खोजना स्टार्ट किए, विस्तार से क्षेत्रों को खोजे, नामकरण किए कि नाम दिया गया उनको, वहाँ से क्या सामान जाना स्टार्ट था, क्या होने लगा, ये सब सारे कुछ यहाँ पे नामावली में पढ़ा। तो इस प्रकार से सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज हुई। अब इसके कालक्रम के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या कैसा कालक्रम था। तो सभ्यता का काल रेडियो कार्बन डेटिंग की सहायता से 3300 BC से 1300 BC तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो था सभ्यता जो थे, ठीक है, हालांकि अलग अलग स्थलों का काल निर्धारित विभिन्न दो हो सकता है। यह पूर्ण घटना क्रम विकास के स्तर के आधार पर 3 चरण में बांटा गया था। ठीक है, यहाँ पे 3 चरण में बांटा गया, जो कि प्रारंभिक हड़प्पा जो परिपक्व अवस्था थी वो मध्य एवं संक्रमणीय अवस्था में रखा जा सकता था और प्रत्येक चरण में विशेषताओं को उनसे अनुमित किया गया। तो हम इस सारणी की सहायता से समझेंगे। देखिए, अवस्था प्रारंभिक हड़प्पा या क्षेत्रीयकरण जो कि 3300 से 2600 BC तक रखा गया। यहाँ महत्वपूर्ण स्थल थे हड़प्पा और कोटिदीजी आर्मी। ठीक है, कोटिदीजी आर्मी, जहाँ पे इसकी विशेषताएं थी कि ये किले बंदी थी, ग्रिड योजना यहाँ पे होता था, व्यापार जाल तंत्र का प्रारंभिक विकास हुआ, शिल्प विशिष्टीकरण हुआ। दूसरा जो था वो हमारा था संक्रमण का चरण, जहाँ पे अगर बात करें तो ये भी 3000 से 2600 BC तक चला था, जहाँ पे यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल जो थे वो थे कुनाल और धोलावीरा हड़प्पा। तो यहाँ पे शिल्प विशिष्टीकरण के चरणों का विकास हुआ, संगठित सिंचाई प्रणाली हुई और मृद्य का डिजाइन व रूपों में आसंख्य रूप से मानवकृत स्वरूप थे। फिर था परिपक्व हड़प्पा काल। परिपक्व हड़प्पा काल जो था वो 26 ईस्वी से 1800 BC तक चला, जहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा, धोलावीरा थी। यहाँ पे इनकी विशेषताएं थी कि ये पूर्ण नगरी का प्रारंभिक कालीकृत एक रूपता पूर्ण विकसित व्यापार था। और फिर चौथा था हमारा उत्तर हड़प्पा काल या स्थानीयकरण, जो कि 1800 से 15 या 1300 BC तक चला, जो कि हड़प्पा, सीसावेला और रोजी, रंगपुर ये सब प्रमुख स्थान थे यहाँ के। और ये कुछ स्थलों को समाप्त होना, पतन व चारागाही प्रणाली थी। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें कि उत्पत्ति के विषय में वाद विवाद कि कुछ भी सामान जो वहाँ पे मिलते थे उस पर किस तरह वाद विवाद होती थी, या फिर वहाँ पे जो भी शुरुआती में खोज हुए उसमें क्या क्या उसमें वाद विवाद आई, इस चीज़ को इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब खोज हुई, ठीक है, तो खोज के शुरुआती वर्षों में जब हड़प्पा की प्रारंभिक अवस्था की खोज नहीं हो पाई थी, तब विषय पर काफ़ी विवाद हो रहा था कि सभ्यता के उद्भव में देसी प्रभाव रहा या विदेशी प्रभाव से इसका उद्भव हुआ। कि देखो, यहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो यहाँ पे कि ये विवाद था कि जो लोग थे वो देश के खोज रहे हैं या विदेश के लोग खोज रहे हैं, कि बाहर के लोग यहाँ खोज रहे हैं। ठीक है, तो इस पे था। तो विदेशी प्रभाव विचारों के प्रसार अथवा लोगों के प्रवासन के रूप में देखे जा सकते थे। जो यहाँ विदेशी प्रभाव थे वो लोगों के प्रसार
विचार और लोगों के प्रवासन के रूप में देखे जाते थे, और विचार या लोगों के प्रवासन के स्रोत के रूप में मेसोपोटामिया सभ्यता को सर्वाधिक अनुकूल और उम्मीदवार के रूप में देखा गया। 1931 में जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को प्रारंभिक उत्पत्ति के विचार में सामने लाया। जो जॉन मार्शल थे वो 1931 में हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक उत्पत्ति को सामने लाए नजर लोगों के, ठीक है। उनके मोहनजोदड़ो पर दो गई रिपोर्ट के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव मूल रूप से देसी रहा। तो वो जो थे जॉन मार्शल, वो जो इसमें रिपोर्ट किए कि कैसे इसका रिपोर्ट तैयार किए, तो उसके अनुसार से जो मोहनजोदड़ो था वो क्या था कि देश के लोग ही इनका खोज किए थे, किंतु इसके समर्थन में कोई तथ्य नहीं दे सकते थे, लेकिन इसके समर्थन में कोई तथ्य नहीं दे सकते थे। फिर गॉर्डन चाइल्ड ने भी इस विचार किया और अपनाया। उनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता वर्षों तक के धैर्यपूर्ण प्रयासों का परिणाम है, और जो गाइड चाइल्ड थे वे बोलते थे कि लोगों ने मतलब बहुत ही वर्षों से इसका खोजते थे और जो वो धैर्य रखे उन्हीं के प्रयासों से हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसकी विशेषता मनुष्य जीवन और वह पर्यावरण का उत्तम सामंजस्य था। जिसकी विशेषता से इनको लगता था कि ये मनुष्य जीवन का पर्यावरण और उत्तम सामंजस्य है। इस सभ्यता ने प्रारंभिक भारत के साथ अनेक समानताएं साझा की, इसलिए उनके अनुसार यह विशिष्ट रूप से भारतीय थी। 1920 के उत्तरार्ध में सिंध में अपने उत्खनन के दौरान NG मजूमदार ने आर्मी पर कार्य किया, जिससे मार्शल के चाइल्ड सिद्धांतों का मान्यता मिली, जिससे कि यहाँ पे जो मार्शल थे उनके बहुत सारे जो सिद्धांत थे उसको भी यहाँ पे मान्यता मिलना शुरू हुआ। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो दूसरी ओर अन्य विद्वान जो थे उपमहाद्वीप शहरीकरण की शुरुआत के लिए मेसोपोटामिया की भूमिका की दृढ़ से विश्वास करते हैं, और E.H. मैक के तर्क में देते हैं कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया के ऊपर संस्कृति के आक्रमणकारी तथा देसी लोगों के बीच परस्पर पारस्परिक प्रभाव से जन्मी थी। जो वहाँ के लोग थे, दूसरी तरफ वहाँ के अन्य विद्वान लोग जो थे वो बोलते थे कि जो ये शहरीकरण है ये लोगों के मतलब कि आक्रमणकारी जो थे उन्हीं के देसी लोगों के बीच में ये परस्पर प्रारंभ जन्मी थी, मतलब कि प्रभाव जो हुई थी उसी से यहाँ जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ 1950 में दशक में विचार का विभाजन इस आधार पर किया जा गया कि स्टूट पिगॉन्ट ने मार्शल के विचार पर समर्थन देते हुए तर्क दिया कि सभ्यता का उद्भव पूर्ण देसी था, किंतु इसका सही प्रक्रिया अभी तक समझ नहीं जा सकी। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों जो थे वो बोलने लगे कि जो सभ्यता की खोज थी वो देश के लोग ही किए, लेकिन कुछ यहाँ तक समझाया नहीं गया था कि इसकी क्या प्रक्रिया थी, वो लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आई। फिर एम विलहर ने 1953 में जो थे वो 1953 में इस संभावनाओं का इनकार करते हैं और उन्हें मेसोपोटामिया के प्रभाव में महत्वपूर्ण माना, लेकिन उन्होंने प्रवासन को नहीं माना। उन्होंने यह कहा कि मेसोपोटामिया प्रथम शहरी सभ्यता थी और यह एक प्रतिमान यानी मॉडल के रूप में काम कर मोहनजोदड़ो को हड़प्पा निर्मित दुर्ग पर विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो था या मेसोपोटामिया था, तो पहले के जो राजा होते थे वे पहले एक मॉडल तैयार करते थे, ठीक है, कि प्रतिमान तैयार करते थे कि कहाँ पे क्या चीज़ का खोज हो सकता है, क्या मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी पहले मॉडल तैयार किया गया, उसके बाद इस पर विचार हुआ और इस चीज़ को खोजने में मतलब कि सहायता मिली। फिर इसमें जो थे हिन गर्ल्डन व SN क्रेमर ने दिया था कि चलो इस तरह से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता और जो थी मोहनजोदड़ो और ये सब सारे जगहों की खोज हुई। लेकिन इसमें लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विवाद छेड़ी रहती थी कि किस सभ्यता की खोज किसने की, कैसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या उत्खनन हुआ, क्या कालीबंगा जो थी वो उसमें खुदाई में क्या क्या शुरू में मिला, तो इसी के लेके विवाद होती थी जिसके बारे में हम इसमें पूरा पढ़ें। तो एक संक्षिप्त में ये हम लोग समझें। फिर क्या था कि 1970 से 71 में अप्रकाशित शोध कार्य M.R. मुगल ने पूर्व हड़प्पा शब्द का प्रयोग किया और निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया। स्थायी निवास, सस्पुन्य वास्तुकला, प्रशासनिक केंद्र में उत्पत्ति जो कि दुर्ग की दीवारों से पता चलता है, ताम्र सेलखट्टी, सैटेलाइट और लार्ज वेद का सार्वजनिक ज्ञान और प्रयोग, हड्डियों व पत्थरों और औजारों से समरूपता, विशिष्ट शिल्प जो व्यावसायिक व वर्गीय स्तरीय की संभावनाओं को दर्शाते हैं, और अंत में पहिए वाले गाड़ियों का प्रयोग और समरूप मृत्यभांड में बलूचिस्तान समेत एक विस्तृत क्षेत्र में विस्तार। उन्होंने इस अवस्था को प्रारंभिक शहरीकरण की अवस्था में बताया। तो जो यहाँ पे M.R. मुगल जो थे वो भी हड़प्पा सभ्यता को खोज किए और वहाँ पे जो भी समकालीन सांस्कृतिक और वास्तुकला थी उस सभी तकनीकों को सामने लाए और लोगों को उससे परिचित करवाएं कि कैसा यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रहा है, और लोगों के बीच में जो भी मतलब कि जो भी यहाँ के खोज करते थे जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो वो सब
सभी चीज़ को ख़त्म किया और एक सिद्धांत को यहाँ पे लागू किया गया। ठीक है, और अपितु डी के चक्रवर्ती परिपक्व हड़प्पा चरण से प्रारंभिक हड़प्पा चरण को अलग करने वाले 2 नए घटनाक्रम पर बल दिया था। पहला घटनाक्रम जो था वो था शिल्प कुशलता में विकास, जो कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा बढ़ने की में दिखाई देता है, और तांबे धातु का उद्यम अधिक के साथ ही गहनता से जुड़ी होनी चाहिए। और दूसरा था संगठित सिंचाई की व्यवस्था का विकास। यहाँ पे 2 चीज़ जो यहाँ पे वाद विवाद में भी था, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया था कि यहाँ पे शिल्प कुशलताओं पर विकास किया जाए और कृषि पर, ठीक है, कि संगठित सिंचाई की यहाँ पे सिंचाई पर भी विकास होना चाहिए। और इन 2 घटनाक्रमों में अधिक जटिल समाज के निर्माण के लिए पूर्व शर्त बनाई होगी। और इसी तरह से यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की भी क्या हुई, विकास होना स्टार्ट हुआ, और सभी वैज्ञानिक और जो भी खोजकर्ता थे देशी विदेश से सब अपने अपने विचार को यहाँ रखते थे और एक दूसरे से बहस करते थे। तो ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है, और अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में इसकी आगे की कहानी को हम जानेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जो भी लोग नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।